आज से 51 साल पहले की बात है। 27 नवंबर 1973 की रात बम्बई के किंग एडवर्ड्स मेमोरियल अस्पताल में अरुणा रामचंद्र शानबाग नाम की एक नर्स का रेप हुआ। रेप के दौरान शानबाग के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि जिंदगी भर के लिए वो कोमा में चली गईं। केईएम अस्पताल की नर्सें हड़ताल पर गईं। वो अरुणा के लिए सुरक्षा और इलाज तो मांग रही थी, साथ ही चाहती थी कि बम्बई के अस्पतालों में नर्सों के लिए वर्किंग कंडीशंस में सुधार भी हो। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार था कि मेडिकल प्रोफेशनल्स अपने लिए काम के दौरान सुरक्षा मांग रहे थे। 51 साल बीत गए, डॉक्टरों और नर्सों की पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन मांग अब भी वही है और हड़ताल अब भी जारी है। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में 17 अगस्त को देश भर के सभी छोटे और बड़े अस्पतालों में डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए थे। इससे पहले भी ये हड़ताल चली और इसके 2 दिन बाद भी राजधानी दिल्ली के कई मेडिकल कॉलेजेस में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं। 70 से अधिक पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स ने भी इस बारे में प्रधानमंत्री को खत लिखा है। सभी की एक ही मांग है, सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। आज बात होगी इसी सीपीए पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में, मेरे यानी निखिल के साथ। अगर आपसे कोई कहे कि आपको 1700 लोगों का इलाज करना है तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आपकी बत्ती गुल हो जाए इतना बड़ा नंबर सुनकर। कोई बात नहीं, आपको तो नहीं करना, लेकिन देश के डॉक्टर्स इसी बोझ से गुजर रहे हैं। जी हाँ, देश भर में 1700 मरीजों पर एक डॉक्टर है। अब सारे डॉक्टर एक ही अनुपात में तो मरीजों को देख नहीं रहे हैं, सो ये कहा जा सकता है कि कई डॉक्टर्स पर औसतन 1700 से भी ज़्यादा लोगों का बोझ है और ये बोझ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का दबाव पैदा करता है। आईएमए के आंकड़ों के मुताबिक 82.7% डॉक्टर अपने काम में तनाव महसूस करते हैं। 86.3% डॉक्टर्स का मानना है कि हिंसा उनके तनाव का मुख्य कारण है। 24.2% डॉक्टर्स अपने ऊपर केस होने के डर में रहते हैं और 62.8 डॉक्टर्स को मरीजों से हिंसा का खतरा महसूस होता है। 57.7% डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि उनके पास सुरक्षाकर्मी होने चाहिए और 56% डॉक्टर्स हफ्ते में कई दिन 7 घंटे की नींद भी पूरी नहीं कर पाते। इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर डॉक्टर्स चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ले आए। उनका कहना है कि 2022 में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का जो मसौदा लाया गया था उसे सरकार को लागू कर देना चाहिए था। ये बिल डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा पर सजा का प्रावधान करता है। दरअसल सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल 2 बार संसद में पेश हो चुका है अलग अलग नाम से, एक बार 2019 में और एक और बार 2022 में भी। दोनों ही प्राइवेट मेंबर बिल्स थे। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी सांसद ला सकता है, इसके लिए उसका सरकार में मंत्री होना जरूरी नहीं। सितंबर 2019 में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बिल 2019 को सदन के पटल पर रखा। श्रीकांत पेशे से डॉक्टर ही हैं बाय ट्रेनिंग और इन्हीं के पिता एकनाथ शिंदे फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं 2024 में, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। श्रीकांत जो बिल लाए थे उसमें हेल्थ केयर पर्सनल के खिलाफ हिंसा और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए सजा का प्रावधान था। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को हेल्थ केयर पर्सनल माना गया और हॉस्पिटल, क्लिनिक और एम्बुलेंस को मेडिकल इंस्टीट्यूशन माना गया। 2022 में इसी तरह के कानून का मसौदा डीएम के सांसद, ये भी एक डॉक्टर ही थे, डीएनवी सेंथिल कुमार ने पेश किया। इसका नाम था द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2022। 2019 और 2022 में प्रस्तावित बिलों को ही सादी भाषा में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स कह दिया जाता है। आइए 2022 वाले प्रस्तावित कानून पर गौर करें। हमें बता दें कि 19 और 22 दोनों बार ही प्राइवेट मेंबर बिल से रह गए, पास नहीं हो पाए। 2022 वाला बिल डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा की काफ़ी विस्तृत परिभाषा देता है। इसमें हिंसा, जीवन को खतरे में डालना, धमकी देना, काम करने से रोकना, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, इन सब को हिंसा माना गया है। जाति, लिंग, धर्म, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर भी अगर किसी हेल्थ प्रोफेशनल पर हिंसा हुई है तो उसे रोकने के लिए भी सजा का प्रावधान था। बिल में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया, यानी कि इस क्राइम का कॉग्निसेंस ले सकती है पुलिस और इसमें बेल भी नहीं होगी। ऐसे मामलों में बिना वारंट पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। आरोपी को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किए जाने की बात थी।
ऐसे मामलों की जांच के लिए पैनल का गठन अनिवार्य किया गया था। इस बिल में हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया और ऐसा नहीं था कि इसमें सारा जोर डॉक्टर्स पर ही था। बिल में मरीजों के अधिकारों को भी जगह दी गई थी। बिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता कि मरीजों को इलाज के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। मरीज के बारे में सारी जानकारी, उनके मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह परिवारजनों को दिए जाएं। मरीज सेकंड ओपिनियन के लिए फ्री रहे। मरीज को सभी तरह के खर्चों जैसे कंसल्टेशन फीस, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच की फीस, भर्ती होने की फीस वगैरह की जानकारी पारदर्शी तरीके से दी जाए। अस्पतालों में मरीजों की शिकायत और उसके समाधान के लिए व्यवस्था की जाए। बिल में मेडिकल एजुकेशन में भी कुछ बदलाव के सुझाव थे, जैसे कॉग्निटिव, साइकोमोटर और एम्पैथेटिकल स्किल्स को शामिल करने का सुझाव था सिलेबस में। बेसिकली ये स्किल्स ऐसी हैं जिनसे एक इंसान को अच्छे से समझने में मदद मिलती है, लिहाजा मेडिकल प्रोफेशनल्स मरीजों के साथ और स्मार्टली डील कर पाते और विवाद कम किए जा सकते। फरवरी 2023 में राज्यसभा में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 2019 में हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल तैयार किया गया था। इसे सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों और अन्य पक्षों से सलाह के लिए भेजा भी गया, मगर सरकार ने तय किया कि डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए अलग से कानून नहीं लागू किया जाएगा। सरकार दी एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लाकर बदलावों को लागू कर चुकी है, जिसमें डॉक्टर्स को सुरक्षा और हिंसा के खिलाफ सजा का प्रावधान है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 में संशोधन किया गया, जो खतरनाक महामारी रोग के फैलाव को रोकने के लिए था। एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट क्या है आपको बता देते हैं। आपको कोविड के समय की स्थिति याद है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर हिंसा की खबरें बहुत तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि बहुत अफवाहें थी। डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो गया था, लिहाजा सरकार ने फौरी तौर पर द एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को लागू किया। इसका मकसद था कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो लोग दे रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको सुरक्षा मिले। ये संशोधन कहता है कि कोई भी शख्स महामारी के दौरान हेल्थ केयर पर्सनल जैसे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, नर्स या कोई भी जिसे महामारी रोकने के लिए कानून के तहत अधिकार मिला हो, उसके खिलाफ हिंसा नहीं कर सकता। ना ही कोई आदमी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान ही पहुंचा सकता है। मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्लिनिक, क्वारंटीन फैसिलिटी, मोबाइल मेडिकल यूनिट या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जहां हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल काम कर रहे हों। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर हिंसा इतनी गंभीर है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जान पर बनाई, तो उस केस में संशोधित बिल 6 महीने से 7 साल तक की जेल और 1 लाख से 5 लाख तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान भी करता है। अपराधी को पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। मुआवजे की रकम कोर्ट में तय होती है और अगर प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो उसकी मार्केट वैल्यू से 2 गुना दाम चुकाना पड़ता है। और जांच को लेकर ये संशोधन कहता है, हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, कि ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी ही करेंगे। एफआईआर दर्ज होने के 30 दिन के अंदर जांच पूरी भी हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, चूंकि ये संशोधन एपिडेमिक बिल में हुआ था, एपिडेमिक एक्ट में, इसलिए ये महामारी की स्थिति के लिए ही था। यानी जब महामारी खत्म होने का ऐलान हुआ, ये कानून भी अपने आप अप्रभावी हो गया। सो बेसिकली फिलहाल डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग से कोई डेडिकेटेड कानून नहीं है। जो हिंदुस्तान का कानून नॉर्मल है, बीएनएस में जो लिखा हुआ है, जो किसी भी आम नागरिक की सुरक्षा के लिए है, वही डॉक्टर्स को सुरक्षा देता है। फिलहाल जब सुरक्षा मिली हुई है कानून के तहत, तो डॉक्टर्स अलग से सेंट्रल लॉ क्यों चाहते हैं? फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर रोहन कृष्णन ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ 2023 में एक बातचीत में अपनी नाराजगी जताई थी। कहा था कि सरकार को कोविड के समय हमारी ज़रूरत थी तो नियम कानून आ गया, हमें सुरक्षित महसूस हुआ, ठीक से काम कर पाए, लेकिन कोविड ख़त्म होने लगा तो हम स्थिति को सामान्य कर पाए और अब सरकार अपने असली रंग दिखा रही है। ये डॉक्टर साहब की भाषा, हमारी नहीं। सरकार सेंट्रल लॉ लाने के लिए अपने वादे से मुकर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकारें डॉक्टरों पर हिंसा के मामलों को अंडर रिपोर्ट करती हैं। कुछ और आंकड़े आप देखिए। IMA की तरफ से ही की गई एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 75% से ज़्यादा डॉक्टर ने ड्यूटी के दौरान किसी न किसी तरह हिंसा का सामना किया। इसमें शारीरिक और मौखिक दोनों तरह की हिंसा शामिल है। कुछ स्टडी ये भी कहती हैं कि डॉक्टर्स पर सबसे ज़्यादा हिंसा इमरजेंसी सर्विस देने के दौरान होती है। ऐसे तकरीबन 49% मामले ICU से आए या फिर मरीज की सर्जरी के बाद। अब ये जान लें कि सेंट्रल लॉ से सरकार क्यों बच रही है। सवाल ये है कि 2 बार लोकसभा में बिल आ चुका है, चाहे प्राइवेट मेंबर बिल ही हो, लेकिन सरकार ने इसे लागू क्यों नहीं किया, पास क्यों नहीं करवाया?
केरला की एक डॉक्टर ने आरटीआई लगाकर सरकार से इसका जवाब मांगा। आरटीआई के जवाब में उन्हें बताया गया कि गृह मंत्रालय इसके लिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि उसके पास इसका बजट ही नहीं है। साथ में ये भी दलील दी गई कि अगर एक प्रोफेशन के लिए स्पेशल लॉ बनाते हैं तो अन्य प्रोफेशंस के लिए भी कानून की मांग होने लगेगी। लॉयर्स भी कह देंगे, बाकी लोग कहेंगे। दिल्ली में सीपीए लागू करने की मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स ने दी ललन टॉप को बताया कि क्यों डॉक्टर्स को अन्य प्रोफेशन से अलग देखना चाहिए। उनका कहना है कि डॉक्टर्स ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जो 24/7 एक डेंजर जोन है। आप हर मिनट, हर घंटे, हर दिन लोगों की ज़िंदगी और मौत से डील कर रहे हैं। कई बार मरीजों के साथ आने वाले लोग किसी भी तरह अपसेट न्यूज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, हिंसा करते हैं। एक सेंट्रल लॉ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऐसे केसेस से प्रोटेक्शन दे सकता है। देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की मांगों में सीपीए सिर्फ एक मांग है, उनकी कुछ और मांगे भी हैं। अन्य मांगे क्या हैं? आईएमए कहता है कि देश भर में हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर सुविधा नहीं है। हर दिन डॉक्टर इस डर के साथ काम कर रहे हैं कि कोई मरीज हिंसा ना कर दे। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हॉस्पिटल में स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम हो। ऑन कॉल ड्यूटी पर जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षित रूम हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, हेल्थ केयर सेंटर्स को सेफ जोन घोषित किया जाए। हॉस्पिटल्स में भी एयरपोर्ट जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हों। दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की शिकायत है कि हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर में लाइट नहीं होती, वार्ड्स में सिक्योरिटी नहीं होती, डिपार्टमेंट्स बहुत दूर दूर हैं, ऐसे में लाइटिंग बढ़ाई जाए, जगह जगह कैमरा लगाएं। डिपार्टमेंट्स, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी एरिया के बीच भी गार्ड्स तैनात हों। सरकार की दलील क्या है, ये भी जान लीजिए। फरवरी 2023 में मनसुख मांडविया ने इसका जवाब दिया था। कहा था कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाना राज्य सरकारों का काम है। उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पेनल्टी का प्रावधान करना चाहिए। हिंसा का शिकार हुए डॉक्टर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाने चाहिए। डॉक्टरों पर हिंसा की संख्या का हिसाब सेंट्रली रखा नहीं जाता। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर हिंसा एक दंडनीय अपराध है, जिसे तब आईपीसी सीआरपीसी चलती थी तो उसकी धारा के हिसाब से डील किया जाना चाहिए। अब बीएनएस है, ताकि डॉक्टर बिना डरे अपनी सेवाएं दे सकें। जुलाई 2024 में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा को बताया था कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेडिकल प्रोफेशनल्स को हिंसा से बचाने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। राज्यों में क्या इंतजाम है? पीआरएस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक कई राज्यों ने हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। आंध्र प्रदेश ने बनाया है, अरुणाचल प्रदेश ने बनाया, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, इन सब स्टेट्स में कानून है। ज़्यादातर स्टेट्स के कानून हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल में डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टाफ को गिनते हैं। हिंसा, धमकी, काम में बाधा या अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को अपराध मानते हैं और ज़्यादातर राज्यों में हिंसा करने वाले पर 3 सालों तक की जेल और 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं जहां 10 साल की जेल का भी प्रावधान है। अन्य देशों में क्या सिस्टम है? यूके का बड़ा प्रसिद्ध सिस्टम है एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विस। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर ये हिंसा के मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है। उनके लिए एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम है। ऐसे मामलों में एफआईआर के लिए भी एक व्यापक सिस्टम है। अमेरिका में कुछ राज्यों ने हेल्थ केयर वर्कर्स पर हिंसा को अपराध की कैटेगरी में रखा है, जो लोगों को हेल्थ प्रोफेशनल्स पर हिंसा से रोकता है, डेटर करता है। ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटल्स ने सिक्योरिटी पर्सनल, पैनिक बटन वगैरह का इंतजाम रखा है। एक डी एस्केलेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है जो सबके लिए मैंडेटरी है। इसमें सिखाया जाता है कि संभावित हिंसा को कैसे रोक सकते हैं। बहरहाल वापस इंडिया पर लौटते हैं। आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि आईएमए ने सेंट्रल लॉ के मसले को जेपी नड्डा के सामने रखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वो मामले का अध्ययन करेंगे और उनसे संपर्क करेंगे। अब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं, ये वक्त ही बता सकता है, लेकिन उससे पहले देश की कुछ उच्च मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जरूर आदेश जारी हुए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी देश में मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च को रेगुलेट करता है। उसने अगस्त के शुरुआती सप्ताह में एक आदेश जारी किया। उसने कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कैंपस सेफ वर्क एनवायरनमेंट के लिए पॉलिसी बनाएं। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के खिलाफ हिंसा के मामले की कॉलेज मैनेजमेंट को एक्टिवली जांच करनी होगी और एफआईआर भी दर्ज करानी होगी। हिंसा के मामले में 48 घंटे के भीतर जो भी एक्शन लिया गया उसकी एक डिटेल कॉपी एनएमसी को सबमिट करनी होगी। 16 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी एक ऑर्डर जारी किया जो कहता है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी हेल्थ केयर वर्कर पर हिंसा होती है तो हादसे से 6 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूशन को एफआईआर करानी होगी, जिसे फाइल करने की जिम्मेदारी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट की
होगी। तो इसी जानकारी के साथ आज के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे उपासना ने लिखा और मयंक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।